नया टॉपिक चलेगा और वो चलेगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। स्टार्ट। उल्टा लिख दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। सही है भाई, कोई दिक्कत? पीएच का मतलब समझ लो पहले क्या है। पीएच, यहाँ पे जो पी लिखा हुआ है, इस पी का मतलब है पोटेंज, या इस पी का भी मतलब है, इस पोटेंज का मतलब है पावर, और एच जो लिखा हुआ है इसका मतलब है हाइड्रोजन। हाँ, क्या मतलब है एच का? मतलब हाइड्रोजन बोल दो, एच पॉजिटिव आयन बोल दो, मर्जी तुम। तो पी का मतलब है पोटेंज, और एच का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर, या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कितनी है, कम है ज्यादा है, वो है इस पीएच का मतलब। ठीक है। तो 1909 में एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन नाम के, तो कोई बात नहीं, आगे तो क्या दिक्कत है। 1909 में एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन नाम के, उन्होंने एक स्केल डिवाइस करा जिसका उसने नाम दिया पीएच स्केल। क्या नाम दिया? पीएच स्केल। और ये जो पीएच स्केल होता है, ये जो पीएच स्केल होता है वो क्या करता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है। अगर मैं इसके डेफिनेशन लिखूं पीएच स्केल की, या तुमसे कोई पूछने लगे कि भाई पीएच स्केल बताओ क्या है, तो पीएच स्केल क्या है? अ स्केल विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एक ऐसा स्केल जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है, उस स्केल को हम बोलते हैं क्या? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। ये पीएच स्केल कुछ ऐसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ऐसा। ये पीएच स्केल दिखाई देता है कुछ ऐसा। हाँ, इतना सही। बड़ा लाओ तो बड़ा ले जाओ। ऐसा दिखाई देता है पीएच स्केल। इस पीएच स्केल पर नंबर होते हैं, और वो नंबर होते हैं 1 से लेकर के 14 तक। दिखाई दे रहे हैं यार? हाँ, इन्हें भी दिखा दो, बेचारे गरीब आदमी बैठे। हाँ भाई, इस पे जो है 1 से लेकर के 14 तक नंबर होते हैं, जिसमें बीच में इसमें गायब है। हाँ, क्योंकि इनके जो कलर होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम। 1 से लेकर के 14 तक होते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। देख लिया है? अच्छा, ये पेपर कहाँ है? वो डाल दो। हाँ, इसमें अंदर ये पेपर है, दिखाऊंगा अभी, कि जब भी हम उसे एसिड में, बेस में, या किसी भी चीज में, किसी भी सब्सटेंस में डाल लेंगे, तो वो जो है अपना कलर चेंज कर देता है। क्या कर देता है? अपना कलर चेंज कर देता है। ये पीएच स्केल कलर चेंज कर देगा। अब जब ये कलर चेंज करेगा तो यहाँ पर नंबर के साथ साथ, ये देखो, नंबर के साथ साथ जो है इस पे कलर डले हुए हैं। तो जैसा भी कलर हमें दिखाई देगा उस पेपर पे, जैसा भी कलर उस पेपर पे हमें दिखाई देगा, तो हम उसके हिसाब से नंबर देख लेंगे। सपोज करो उसका ग्रीन, हल्का ग्रीन कलर आया, ठीक है, जो कि 7 नंबर है, न्यूट्रल वाला है, तो हम कह देंगे कि भाई उसका पीएच जो है 7 है। अगर कलर जो सा भी मैच करेगा वो ही नंबर उसका है, यानी कि वो ही पीएच वैल्यू उसी की होती है। फिर समझ में आई बात इतनी? अब ये जो पीएच स्केल होता है, ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है और हमारा 14 पर ख़त्म होता है। 0 से स्टार्ट होगा और 14 पर ख़त्म होगा, और बिल्कुल इसका जो सेंटर होता है, इसका मिड जो होता है, वहाँ पर होता है 7। ठीक,
अब अगर एनसीईआरटी का एक डायग्राम है पीएच स्केल के, उसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो कुछ तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा। ठीक है, उसमें क्या चीज दे रखी है, देखते रहो, यहीं पे ध्यान दो, यहीं पे पता चल जाएगी सारी बात। उसमें ये जो ऊपर वाली चीज है, ये वाली, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसमें इसको रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये H पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। और जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन जो है OH नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बात पता चली अभी तक कि ये जो पीएच स्केल है ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है, पहली बात। दूसरी बात, इस पर जो नंबरिंग होती है वो 0 से 14 के बीच होती है। ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को शो करता है, और नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है ये OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन को शो करता है। ठीक, अब इसमें 0 से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे मान के चलो भाई सारी अगर वैल्यू हम रिप्रेजेंट करें तो एक ये हो गया 0, 3, 4 और ये 5, 6, थोड़ा गड़बड़ी होगी, और ये 1 और एक ये 2। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ा लो इसे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक 14। तो ऐसा बताया जाता है कि जितनी पीएच वैल्यू कम होगी, पीएच जो है 1 से लेकर के 14 नंबर तक, तुम्हें 14 नंबर मिल गए, तो ऐसा कहा जाता है कि जितनी पीएच वैल्यू कम होगी, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, जो हमारा एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है किसी भी चीज का, वो उतना ही ज्यादा होगा। पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। या हम एक बात कह सकते हैं कि जो पीएच है किसी भी चीज का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के। सही कह रहा मैं इस बात को? हाँ, पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा। पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि बताओ भाई, एक पीएच वैल्यू 0 है और एक पीएच वैल्यू 5 है, कौन से का एसिडिक नेचर ज्यादा है? 0 का एसिडिक नेचर ज्यादा है और 5 का एसिडिक नेचर कम है। मैं बोलने लगूं 3 और 4 में, बताओ जी। 3 का एसिडिक नेचर ज्यादा है और 4 का एसिडिक नेचर कम है, क्योंकि पीएच वैल्यू जितनी छोटी होगी, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। बताओ, अगर मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि भाई 8 और 9 में बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक है? 8 ज्यादा एसिडिक है और 9 क्या है? कम एसिडिक है। ठीक है, वैसे तो ये बेसिक वाले पोर्शन में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे चीजें दिखा रखी है कि जो OH वाली चीजें होंगी उसमें भी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी, और इसमें नीचे भी दिखा रखी है जो H पॉजिटिव वाली होंगी उसमें OH नेगेटिव वाली कंसंट्रेशन भी होती है ना? दिख रही है इतनी बात? तो मतलब ऐसो कि यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे ये चीज एसिड है, इसका मतलब ये है कि भाई एसिड के साथ साथ OH भी है, H पॉजिटिव के साथ साथ OH भी है। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर देखो, H पॉजिटिव जो है और यहाँ पर OH नेगेटिव, ये बिल्कुल सेंटर में आ गए, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे हो जाते हैं, बराबर अमाउंट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर H पॉजिटिव अगर 10 है तो यहाँ पर भी OH नेगेटिव 10 है, ये न्यूट्रल वाली कंडीशन है। यहाँ पर H पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पर क्या है? H पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पर कम है इस पोजीशन पे। इस वाली पोजीशन पे देखोगे तो OH नेगेटिव ज्यादा है और H पॉजिटिव आयन कम है।
ठीक है, तो एक सवाल काफी बार आता है या पूछ भी लिया जाता है, तो इसमें भी आएगा तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में कि ये बताओ कि जो एसिड है क्या उसमें OH नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं? तो हाँ, उसमें OH नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। और अगर तुमसे पूछने लगे कि भाई बताओ बेस में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, तो हाँ, बेस में भी H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 0 से 7 के बीच, 0 से 7 के बीच मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस बात को कि भाई 0 to 7 कैसा नेचर होता है? 0 to 7 जो होता है एसिडिक नेचर होता है, या जितने भी एसिड्स होते हैं वो 0 to 7 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, 7 पे मैं बोल दूंगा कि एट 7 पर जो नेचर होगा वो न्यूट्रल होगा। 7 पर कैसा नेचर होगा? न्यूट्रल नेचर होगा। और 7 से 14 तक कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर होगा। अगर मैं बेसिक नेचर के ऊपर जाऊं तो मुझे बताओ कि पीएच में और बेसिक नेचर में क्या रिलेशनशिप है? पीएच वैल्यू में और बेसिक नेचर में क्या रिलेशनशिप है? अगर मैं 8 पे आऊं तो 8 पे बेसिक नेचर कम है या ज्यादा है? इसको देख के चलो, इस 8 पे और 12 पे देखो। 8 पे बेसिक नेचर कम है और 12 पर बेसिक नेचर ज्यादा है, तो क्या रिलेशन निकल के आएगा? हाँ, रिलेशन ये निकल के आएगा कि पीएच वैल्यू जो है फॉर बेसिक या फॉर बेस के लिए, किसके लिए? बेस के लिए, जो हमारी पीएच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बेसिक नेचर के। किसके? बेसिक नेचर के। पीएच जितना कम होगा बेसिक नेचर उतना कम होगा, पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेसिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। इससे रिलेटेड पीएच से सवाल भी आते हैं। पीएच से रिलेटेड क्या आते हैं? सवाल भी आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? सवाल कैसे आते हैं? तुम्हें कोई पीएच वैल्यू दे देंगे 3 4 5 चीज़ों की कि भाई एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है, एक सॉल्यूशन सी है, एक डी है, इसका पीएच 0 है, इसका 8 है, इसका 12 है, इसका 15 है। तो इन्हें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आयन या H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, इनको तुम्हें किस में लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सीधा होकर बैठ जा, दम निकल गया बिल्कुल ही। यहाँ हमारी मजा आ रहा पूरा। चलो हाँ भाई, तो इनको किस ऑर्डर में लगाना है? H पॉजिटिव आयन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे कम H पॉजिटिव आयन किस में है। तो सबसे कम H पॉजिटिव आयन किस में है? 15 तो नहीं होता, वैसे 14 कर देता हूं मैं से। सबसे कम H पॉजिटिव आयन किस में है? यहाँ देखियो, 14 में H पॉजिटिव आयन सबसे कम है या और किसी में? सबसे कम H पॉजिटिव आयन है किस में? 14 नंबर में। उससे ज्यादा किस में है? 11 में। उससे ज्यादा किस में है? उससे ज्यादा किस में है? 0। तो इनको हम ऐसे लिख देंगे, 14 का नंबर क्या है? D, 11 वाले का नंबर है C, और 8 वाले का नंबर है B, और 0 वाले का नंबर है A। तो ये हमने किस चीज में लगा दिया इन्हें? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयन। डिक्रीजिंग में पूछा जाएगा तो डिक्रीजिंग कर देना। तो कर लोगे? हैं? इसके काफी चांसेस होते हैं पीएच स्केल के आने के। तो पीएच स्केल में कहां से कहां तक नंबर होते हैं? एमसीक्यूज में भी वैसे भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है। बताओ भाई पीएच स्केल क्या है, कैसे यूज करते हैं इसका एसिड और बेस का पता नहीं करने के लिए। तो पीएच स्केल क्या है? एक ऐसा स्केल है जो कि H पॉजिटिव
आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale। नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। 0 से 7 के बीच एसिडिक नेचर, और 7 से 14 के बीच बेसिक नेचर। बेसिक नेचर 7 से 14 के बीच में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? 14 पे होगा। और एसिडिक नेचर सबसे कम किस पे होगा? 0 से 7 के बीच में 6 पे। ठीक है। अब पीएच का जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पीएच की। हमारा जो पेट है वो भी एक पीएच रेंज में काम करता है। अगर वो पीएच रेंज हमारी बिगड़ जाए तो हमें समस्या होने स्टार्ट हो जाएगी। हमारे दांत जो हैं वो भी एक पीएच रेंज में काम करते हैं। अगर वो पीएच रेंज मेंटेन नहीं रहती है तो समस्या हो जाती है। ठीक है। हम जो फसलें वगैरह उगाते हैं, मिट्टी का एक पीएच होता है। मिट्टी का भी क्या होता है? पीएच रेंज होती है। उस पीएच रेंज में अगर मतलब कि तुमने फसल उगाई उस पीएच रेंज में तो बढ़िया उगेगी। अगर पीएच रेंज उससे कम या ज़्यादा हुई तो समस्या पैदा होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन में और प्लांट्स में पीएच रेंज, ह्यूमन बॉडी में और प्लांट्स में। तो जो हमारी बॉडी है उसमें काफ़ी सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो एक पीएच रेंज में होती है, और वो पीएच रेंज है 7 से 7.8। हमारी बॉडी की जो पीएच रेंज होनी चाहिए वो 7 से 7.8 होनी चाहिए। यानी कि हम एक बात और कह सकते हैं कि ब्लड की भी जो रेंज होती है, ब्लड का जो पीएच होता है वो लगभग 7 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है। तो जो भी अधिकतर रिएक्शन होती है वो हमारी 7 से 7.8 पीएच रेंज के बीच में होती है। अगर पीएच रेंज जो है 7 से नीचे जाता है या 7.8 से ऊपर जाता है तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको सरवाइव करने में डिफिकल्टी होगी। उसको सरवाइव करने में डिफिकल्टी होगी, उसको सरवाइव करने में समस्या आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी उसके सामने। हाँ, कैसा? पीएच कम? हाँ बिल्कुल। जो जैसे दारू पीने वाले रहते हैं, ठीक है, तो लीवर उनका प्रॉब्लम करने लगता है, लीवर की समस्या हो जाती है। अब लीवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। अब लीवर की प्रॉब्लम होगी तो बाइल जूस सिक्रेशन में प्रॉब्लम होगी। अब बाइल जूस क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। अब वो जो फूड जो भी एसिडिक हो रहा है उसको बेसिक नहीं कर पाता तो वो पीएच वैल्यू बिगड़ जाती है, फिर पीएच रेंज गड़बड़ हो जाती है उस टाइम पे। तो एक हेल्दी प्लांट की ग्रोथ के लिए और हेल्दी बॉडी की ग्रोथ के लिए पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए? 7 से 7.8 के बीच में होनी चाहिए। ना तो 7 से नीचे जानी चाहिए और ना 7.8 से ऊपर जानी चाहिए। अगर ऐसी कोई भी समस्या होती है तो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा एक पीएच रेंज के बीच में काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक पीएच रेंज के बीच में काम करता है। वो पीएच रेंज मैं आपको बता देता हूँ। वो पीएच रेंज है 1.5 से 3.5। लिख लेना इसमें, वैसे नहीं लिखी हुई है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम 1.5 से 3.5 के बीच में काम करता है। अगर इससे नीचे जाता है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, और अगर इससे ऊपर पीएच जाता है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम। 1.5 से 3.5 डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा 1.5 से 3.5 के बीच में काम करता है। ओहो, पेन भी नहीं लाते वही घर से हैं। 1.5 से 3.5 के बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है हमारा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होता है, हमारे स्टोमक में बनता है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका अमाउंट रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है या लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारी बॉडी में
यह हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें पेन और इरिटेशन करनी स्टार्ट कर देता है। तुमने फील भी करा हो, कभी तुमने पूरी वगैरह कचौरी वगैरह दबा के खा लियो, है ना, यहाँ तक ईसोफेगस तक भर लियो पूरा, पेट तो भर ही गया, ईसोफेगस भी भर लिया तुमने। तो जब तुम लेटते हो या बैठते हो या औकात से ज़्यादा खाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जो नली सी है, ये फूड पाइप जो है, इसमें को कुछ एसिड सा आ रहा हो, तो खट्टा खट्टा सा, बहुत अजीब सा, हाँ खट्टी डकार हुआ, वैसा भी ऐसा लगा कभी जल गया हो एकदम से, है ना, होता है ना। तो जब लिमिट से ज़्यादा हम खा लेते हैं तो लिमिट से ज़्यादा फिर जो स्टोमक है उसको औकात से ज़्यादा ही एसिड बनाना पड़ता है, और जब वो औकात से ज़्यादा या लिमिट से ज़्यादा एसिड बनाएगा तो वो पेन और इरिटेशन क्रिएट करेगा। और ये जो पेन है, ये जो फिर इरिटेशन होती है या जो एसिडिटी होती है, फिर इसको क्योर करने के लिए, इसको ठीक ठाक करने के लिए हम लेते हैं फिर एंटासिड्स। एंटासिड्स जो होते हैं वो वीक बेस से बने हुए होते हैं। बेसिकली हमने एंटासिड का एक का नाम पढ़ा है, क्या है उसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, उसको देते हैं। या फिर हम अपना जो घरेलू नुस्खा है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का जो सोडा होता है, उसको यूज़ करते हैं। या फिर अगर दुकान पे जा कर के हम लेके आते हैं कौन सी, इनो, एसिडिटी से तुरंत राहत, 5 सेकंड है 6 सेकंड है 6 सेकंड 6 सेकंड में तुरंत राहत। तो इतना खाने की भी जरूरत नहीं है उल्टा सीधा भी, जो राहत की जरूरत पड़े। सही बात है भी भाई, खाना हो सकता है कि तुम ब्याह शादी में गए हो, दावत में गए हो, तो खाना तो दूसरे का है लेकिन पेट तो अपना ही है, हैं? खा के जब खा लोगे रहोगे तो तुम्हारी साथी हो। नेक्स्ट है टूथ डिके, दांत जो खराब होते हैं, बचपन में बोल देते हैं चूहे लेके दांत, चूहे तो लेके नहीं जाते हैं, ये दांत कौन ले जाता है, एसिड ले जाता है, एसिड करता है हमारे दांत को खराब। अगर पीएच रेंज 5.5 से नीचे जाता है, किससे, 5.5 से नीचे जाता है, तो हमारे दांतों में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिके, दांत हमारे खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो हमारा टूथ एनिमल है वो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो एसिड जो होता है उसको डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देता है या ब्रेक करना, तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और जब वो टूथ एनिमल, हमारे दांत की जो ऊपर की कवरिंग होती है वो टूट जाती है, उसके बाद दांत बिल्कुल ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, सेंसिटिविटी भी होने लगती है दांतों में। ठंडा खाओगे तो क्या नाम है दांत में लगेगा, गर्म खाओगे तो दांत में लगेगा, है ना। फिर तुम्हें सेंसोडाइन बताएंगे डॉक्टर कि भाई सेंसोडाइन यूज़ करो, दवाई वगैरह देंगे, डेंटिस्ट के पास जाओगे। दांत की बीमारी जो है बहुत खतरनाक बीमारी है वाकई में, दांत की भी बहुत बुरी, बहुत गंदी। क्या में दांत में जब दर्द होता है ना तो ये पूरा जबड़े के साथ साथ ये सिर में भी दर्द हो जाता है, बहुत खतरनाक करके, बहुत मजा आ गया भाई साहब, खतरनाक ही है बीमारी वाकई में दांत की भी। उसके बाद सेल्फ डिफेंस में जो एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, वो केमिकल वारफेयर करते हैं, वो भी पीएच से ही रिलेटेड चीज़ है। तो जैसे हनी बी हो गया या येलो आंट होगी, येलो रेड भी होती है, येलो भी दे रखा है इसमें, येलो और ज़्यादा खतरनाक होती हो। तो लाल चींटी, पीली चींटी जब काटती है तो वो हमारी बॉडी में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है। कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है, मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है, या मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोल देते हैं। फॉर्मूला है HCOOH। क्या फॉर्मूला है, HCOOH। तो जब भी आंटी अरे आंट जब भी आंट काटती है या हनी बी ततैया वगैरह काटता है तो हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट करता है, मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन, इरिटेशन चालू हो जाती है। रिलीफ लेने के लिए हम उस पर एक माइल्ड बेस लगा सकते हैं, क्योंकि जब वो एसिड छोड़ रहे हैं हमारी बॉडी में
तो हम उस पर क्या करेंगे, हम उस पर क्या लगाएंगे, बेस लगा लेंगे, है ना। बेस लगा लेंगे तो हम उससे हमें क्या मिलेगा, उससे रिलीफ मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है एक चीज, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटिल लीव्स। कोई सा प्लांट है उसमें कांटे हैं, वो कांटे जब लगते हैं वो भी बहुत पेन इरिटेशन क्रिएट करते हैं, वो भी मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग पेन होता है। तुमने सुना होगा जब ततैया काट लेता है तो लोहे की कुछ चीज रगड़ लो। क्या रीजन है इसके पीछे? लोहा तो FeO है। हाँ हाँ, तुमने सुना है कि मेटल ऑक्साइड जो है नेचर में कैसी होती है, बेसिक। तो लोहा है, लोहे के साथ कुछ ना कुछ वहां पे ऑक्सीजन वगैरह ने कुछ रिएक्शन वगैरह कर रखी होगी थोड़ी बहुत, मे बी, मे और मे नोट भी, कुछ भी चांस हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक है नेचर में, और जो हमारा ततैया वगैरह है उसने मिथेनोइक एसिड जो है हमारी बॉडी में छोड़ दिया है। तो एसिड को हम बेस से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, या हम बेकिंग सोडा भी लगा सकते हैं। अगर ततैया वगैरह करने काट लिए तो बेकिंग सोडा पानी में मिलाओ और वहां पे हाथ पे लगा लो, तो जब तुम उसे लगा लोगे तो तुम्हें वहां पर भी रिलीफ मिलेगा। क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या आएगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर? यूनिवर्सल। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बताएगा तुम्हें एसिड बेस के बारे में, या जिस भी चीज में डालोगे। साथ में यूनिवर्सल, ये जो मैंने तुम्हें दिखाया इसके अंदर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और ये बाहर था pH स्केल। यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे ही तुम उसमें एसिड में बेस में डालोगे तो वो अपना कैसा कलर चेंज कर लेगा, और कलर चेंज करते ही हमें पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है या उसका pH वैल्यू कैसी है। आप देखो, जैसे मैं ये मेरे पास है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, HCl चल रहा है, वही सस्ते वाला। तो ये अपना कलर चेंज करेगा इसमें डालने के बाद। हाँ भाई, कलर चेंज कर लिया इसने, कर लिया। अगर तुम इस स्ट्रिप पे देखोगे तो कौन सा कलर लग रहा है तुम्हें? लग तो वैसे कोई सा भी नहीं रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन थर्ड वाले से हम कह सकते हैं कि थर्ड वाला जो है, तो इसका pH वैल्यू क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। वैसे इसमें 4 भी दे नहीं रखा है, मे बी ये 4 से मैच करता हो। बुक में अगर मैं मिला के देखूँ इसको, तो बुक में मिला के देखो तो वही 4 के आसपास बिल्कुल मैच कर रहा है। भाई देखो, थोड़ा सा नहीं मैच कर रहा, लेकिन 4 से मैच कर रहा है। दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, देखो 4 से मैच कर, 4 और 3 से मैच कर रहा है ये। 3, 3.5 मान लो, 4 मान लो, है ना। तो इसकी pH वैल्यू क्या हो सकती है? 3 या 4 हो सकती है। और किसी चीज में अगर इसे डुबाओगे तो ये अलग चेंज, अलग जो है कलर चेंज करेगा। मेरे पास डिटॉल है, क्या है मेरे पास? डिटॉल है, डिटॉल। डिटॉल में डाल के देखो कैसे चेंज करेगा कलर। डिटॉल में कलर आया इसका ग्रीन। कैसा कलर आया? ग्रीन आया। और ग्रीन को अगर हम देखने लगे, बिल्कुल अच्छे से मैच करें, तो लगभग 8 के पास आ रहा है, 7 से 8 के बीच में। देख लो, 8 से बढ़िया मैच कर रहा ना है? 7 से 8 से मान के चलो, तो 7 मान लो, 8 मान लो, है ना। तो ये क्या है क्या वैसे है? क्या है? ये है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है।
कलर देखने के बाद पीएच स्केल पे जाएंगे तो पीएच स्केल पे पता चल जाएगा हमें कलर से कि भाई इसका जो है पीएच वैल्यू क्या है। ठीक है, फिनोफ्थलीन में डाल के देखो, फिनोफ्थलीन में भी डाल लेंगे भाई, तुम कह रहे तो चलो। फिनोफ्थलीन में अगर हम यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर डाल लें अगर, तो कुछ नहीं हो रहा भैया इसमें। कुछ नहीं हो रहा इसके साथ, इंडिकेटर के साथ कुछ नहीं हो रहा। न्यूट्रल है, ग्रीन कलर तो है इसमें, है तो वैसा सही कलर। थोड़ा थोड़ा बताओ कैसे, किससे मैच कर रहा? 5 से मैच कर रहा, 6 से मैच कर रहा? 5 से मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो एसिडिक हम मान के चलें इसे। वाटर ग्रीन कर देगा, अब जैसा बिल्कुल 7 नंबर पे है ऐसे ही, या जैसे ये हमारा ये वाला हुआ ना, ऐसे ही ग्रीन कर देता है वाटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, क्या बोल लूं? यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो वो डेफिनेशन कुछ ऐसी है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। समझ में आई बात? नहीं आई? समझो बात को। ये कह रहा है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर, किस पे? मतलब अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर अलग अलग कलर देगा। यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर कम हुई तो कोई और सा कलर देगा, थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी तो कोई और सा कलर देगा, और ज़्यादा होगी तो कोई और सा कलर देगा, इस तरीके से। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर। ठीक है, तो ये हमारा पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया है आज।